नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने काफी सारा पोर्शन पढ़ लिया है। एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, प्रकार, इसकी प्रक्रिया, इसके बारे में कि भाई कौन कौन से संप्रदाय हैं, इसके टीचिंग जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, वो सारा, शिक्षक, विद्यार्थी और अधिगम के बारे में अब हम पढ़ रहे थे। तो अधिगम के अंतर्गत अभी तक हमने देखा था कि अधिगम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके अंदर किस प्रकार से सारी प्रोसेसिंग होती है। अभी हमने जो पढ़ना है वो है अधिगम का प्रकार। तो जिन्होंने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पिछली क्लासेस देख ले, ताकि आपका अभी तक का जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा अधिगम के प्रकार। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मुख्यतः अगर हम देखें तो 3 प्रकार है। पहला अगर हम देखें तो पहला देखते हैं गामक अधिगम। इसे जो है जो टर्म दी गई है वो है गामक अधिगम। अब ये जो इस साइड मैंने लिखे हैं ये इसी के सारे नाम है। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है वो इन सभी नामों से पूछा जा सकता है। इसे गामक अधिगम भी कहते हैं, इसे पेशीय अधिगम भी कहते हैं, इसी को यांत्रिक अधिगम कहते हैं, इसे पशु अधिगम कहते हैं, इसे गतिक अधिगम कहते हैं, इसे शारीरिक अधिगम कहा जाता है। और रीट 2015 के अंदर आपके जो सवाल पूछा गया था वो शारीरिक अधिगम से रिलेट करके पूछा गया था। तो गामक अधिगम की बात हो रही थी। अधिगम इसे कर्मेंद्रिय अधिगम कहते हैं, इसे मोटर लर्निंग जो है अधिगम भी कहा जाता है। तो ये जो सारे नाम है ये इसी के हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। बेसिकली क्या किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है इसके अंतर्गत। और ऐसा अधिगम जो कर्म इंद्रियों के द्वारा हुआ हो, शरीर के द्वारा, बेसिकली शरीर के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हो, आप चल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुल मिला के मनुष्य के शरीर के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो गामक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरी बात ये कि ये जो अधिगम है ये कौन ज्यादा यूज करता है। जो हम बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, हम बालक के विकास क्रम के बारे में पढ़ते हैं, तो शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था, 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो जब हम देखते हैं कि शैशव अवस्था की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। तो दूसरा सवाल आपका ये तैयार होता है, पहली चीज आपको समझ में आ गई कि ये कौन सा अधिगम है, गामक अधिगम है। इसे किस नामों से जाना जाता है, ये सारे इसके उपनाम है जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। फिर तीसरी चीज आती है कि इसमें क्या है, शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शरीर के द्वारा। और दूसरी चीज इसके अंदर जो आपका अचेतन मन है, अचेतन मन जो है वो ज्यादा काम करेगा। ये कौन सी विधि पे आधारित है, अनुकरण विधि पे आधारित है। बेसिकली क्या करना, अनुकरण मतलब कॉपी करना, नकल करना। अब मैं आपको कह रही थी कि अगर बालक के विकास क्रम की बात करें तो शैशव अवस्था, तो एक छोटा बच्चा जो है, सामान्य मनुष्य मतलब मानव के हिसाब से अगर साइकोलॉजी में देखें तो इसका मतलब है शरीर के द्वारा कार्य करना। अब वो कार्य कोई भी हो सकता है, लेकिन विकास क्रम के आधार पर जब हम देखें कि इस अधिगम का प्रयोग, इस लर्निंग प्रोसेस का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन करता है, तो इसके अंदर जो शैशव काल के अंदर जो बच्चे होते हैं, सर्वाधिक ये किसमें पाया जाता है, छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है, छोटे शिशु के अंदर। बिकॉज वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आप जो भी बोलोगे वो उसे क्या करेंगे, दोहराने की कोशिश करेंगे। आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। तो विधि कौन सी इसमें यूज की जा रही है, अनुकरण विधि। तो ये अधिगम की कौन सी विधि हो गई, अनुकरण की विधि। तो प्रकार के अंदर ही आपको ये भी पता चल गया कि किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, सर्वाधिक कौन सी अवस्था के अंदर इसको किया जाता है। बेसिकली जो कर्म इंद्रियों के द्वारा, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा जो कार्य किया गया है वह गामक अधिगम के अंतर्गत आएगा। क्लियर। इसके अंदर दिमाग का बहुत कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, पेशी है, ये बॉडी से रिलेटेड है, तो ये शारीरिक अधिगम भी इसीलिए इसको कहा गया है। तो ये आपके रीट में और सीटेट में इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। रीट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2015 में ही आपका इसका सवाल आया था। प्लस आपके यहाँ पर ये तो हो गए आपके प्रकारों वाले सवाल। दूसरा सवाल आपका यहाँ से कि कर्म इंद्रियों से आधारित। तीसरा आपका शरीर द्वारा कार्य, क्या, नाचना, दौड़ना, हंसना, बॉल फेंकना। जैसे यहाँ मैंने 3-4 चीजें लिखी है, रोटी बनाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, तो या डांस सीखना या करना। तो इसके अंतर्गत क्या, अनुकरण विधि का प्रयोग हो रहा है ना। ऐसे ही तो कोई नहीं सीख जाता। अगर सामान्य हम बात करें तो देख देख के कि भाई इस तरीके से चीजें होती है, इस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, देख देख के ही आप सीखते हैं किसी न किसी को। तो ये सारी चीजें शरीर के द्वारा जो की जाती है वो इसके अंतर्गत आएंगी। अब इसके अंदर प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, वातावरण है,
आपको आसपास की सारी चीजों से क्या प्राप्त हो रहा है, वातावरण से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे आपकी क्या हुआ, ज्ञानेंद्रियों में वो गया। ज्ञानेंद्रिय मैंने आपको बताया 5 प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें करते हैं। तो अब वो ज्ञान मस्तिष्क के अंतर्गत गया आपके ज्ञानेंद्रिय के थ्रू। तो जब आपके मस्तिष्क में गया तो आपके पास पहले से थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान था और आपको क्या मिला, थोड़ा बहुत नवीन ज्ञान मिला। फिर उसके बाद में संक्रिया हुई। संक्रिया के बाद में आपके शरीर को संज्ञान प्राप्त होता है, मतलब करना क्या है बेसिकली, वो आपके तंत्रिका तंत्र में जाता है और फिर उसके बाद में शरीर क्या करता है, वो कार्य करता है, इंद्री वो कार्य करती है और उसके फलस्वरूप आपका क्या होता है, अधिगम होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसमें होगा, मनुष्य के अंतर्गत होगा। तो ये आपके व्यवहार में जो पूरा परिवर्तन है उसकी प्रोसेसिंग है कि किस प्रकार से आपका ये लर्निंग प्रोसेस वर्क करता है अकॉर्डिंग टू गामक अधिगम। ये वातावरण से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपकी ज्ञानेंद्रियों के तक गया, मस्तिष्क में गया, यानी कि मस्तिष्क में आपकी जो है संक्रिया हुई, क्या करना है, किस चीज हुई, उसका आपके संज्ञान प्राप्त होता है, किसको, तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र किसको, माइंड को वापस आपके शरीर से, जब आपके दिमाग में चीज आती है आपके शरीर को जो है वो सिग्नल भेजती है कि आपने ये कार्य करना है। इंद्रियां जो है कार्यरत होती हैं और इस प्रकार से मानव में क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे अगर आप साइंस की बात करें तो हम उसमें कई सारे प्रयोग पढ़ते हैं ना, किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र वर्क करता है। और ऐसे कि साइंस में इस तरीके से कि कील पे रखा पैर तुरंत आप अचानक से हटा देते हैं, ये जो प्रक्रिया सारी पढ़ी जाती है। तो सेम साइकोलॉजी के अंतर्गत भी, क्योंकि इसमें साइंटिफिक चीजों को इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे ही कि भाई किस तरह से सिग्नल सारे जाएंगे और आपकी बॉडी जो है एक्टिवेट होगी। क्लियर, होप समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। तो गामक यानी कि शरीर के द्वारा किया गया कार्य, अलग अलग जो क्रियाएं कहलाएंगी वो गामक अधिगम होगा। इसके अंदर विधि कौन सी प्रयोग होगी, अनुकरण विधि का प्रयोग किया गया है, नकल विधि पर यह आधारित है। अनुकरण मतलब नकल करना। सर्वाधिक कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो शेषव अवस्था में पाई जाती है। बस यही आपका क्या है, गामक अधिगम है, यही आपका शारीरिक अधिगम है, यही आपका क्रियात्मक अधिगम है, यही आपका मोटर लर्निंग जो है आप अधिगम कह सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस इसको कह सकते हैं, यानी कि जानकारी प्राप्त करना। इसी को पशुवत अधिगम भी कहा जाता है। तो ये सारे इसके उपनाम में एक जगह लिख दिए हैं, आपसे किसी भी नाम को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। पहला अधिगम हमारा हो गया। दूसरा हमारा अधिगम है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसके अधिनियम अधिगम, तो अब क्या है इसमें नाम से प्रति हिंदी में यानी कि प्रत्येक, प्रतिबोध, प्रत्येक चीज का आपको क्या हो, बोध हो, यानी कि ज्ञान हो, आप उस चीज को समझ सकें। प्रत्येक विषय वस्तु का बोध होना या उस चीज को समझना, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे संप्रत्यय भी कहा जाता है। संप्रत्यय अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। कैसे कि संप्रत्यय का मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट को क्या करना, क्लियर करना। बेसिकली अभी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी हम यही कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो पूछते हैं जैसे कि बेसिकली हम क्या पढ़ना चालू करें। अगर हमें एसएस पढ़नी है या साइंस पढ़नी है या और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो एक ही जवाब होता है कि राजस्थान की तैयारी करनी है कि तुम लोग ना एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ ही लो। ठीक है, कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो तो पढ़ ही लो, प्लस जो राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान की किताबें हैं वो भी आप 11th-12th तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही चाहिए, ताकि आपका क्या हो जाए, बेस बन जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर जब आप आगे की चीजें पढ़ने लगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना ताकि विकास हो सके। ठीक है, तो प्रत्येक चीज को, प्रत्येक विषय वस्तु को धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। और अगर हम अवस्था की इसमें बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा कि गामक अधिगम के अंदर हम देख रहे थे कि शैशव काल में ये ज्यादा एक्टिवेट होता है, अनुकरण विधि पे आधारित, कि मतलब दिमाग में जो आया कर लिया। और इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे घरों में कुछ भी चीज उठाई और मुंह में डाल दी, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कुछ भी हो, क्योंकि उनका जो माइंड है वो तो इस तरह से वर्क कर नहीं रहा, अचेतन मन जो है वो बहुत ज्यादा उनका अभी वर्क करता है, तो इसीलिए शैशव काल में वो चीज ज्यादा होती है। दूसरी चीज, आज प्रतिबोधात्मक अधिगम की हम बात करें तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। संप्रत्यय अधिगम भी आप इसे कह सकते हैं। प्रत्येक विषय वस्तु को समझना, यानी कि बेस तैयार हो रहा है। तो बेस आपका कौन सी अवस्था में तैयार होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत, है ना।
10th 11th तक का जो आपका सारा सिलेबस होता है, जब आप करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी की, जब आप बुक्स पढ़ते हैं 10th 11th 12th तक, तो ये जो पूरा आपकी पढ़ाई है यही आपको आगे काम देती है ना। 11th क्लास में जो सब्जेक्ट लेते हो वही तो आपके 12th क्लास में भी आपको वर्क करेंगे। फिर आपको आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या ग्रेजुएशन करो या अभी भी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो बाल्यावस्था में ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है इसके अंतर्गत। इसमें कोई भी चीज है, बेसिकली क्या विकास हो रहा है इसके अंदर, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट आपका विकसित हो रहा है बाल्यावस्था में। और इसे कह सकते हैं संप्रत्यय की अगर हम बात करें कि मस्तिष्क में बनने वाला बिंब या पिक या इमेज, कोई भी इमेज या कोई भी चीज जिससे आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चीजों को ठीक तरीके से सोच विचार के देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसमें विधि कौन सी प्रयोग होगी? प्रयत्न या भूल विधि। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोशिश करोगे तभी तो आप सीख पाओगे। आप याद करने की कोशिश करोगे, आप एक इमेजिनेशन करने की कोशिश करोगे, आप एक इमेजरी पूरी बनाने की कोशिश करोगे कि हाँ इस तरह से चीजें होंगी, ऐसे होगा, इस तरह से पढ़ा था, अच्छा ये इस तरीके से होगा। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप मस्तिष्क में एक इमेज की तरह तैयार करोगे और एग्जाम में उसी तरह से आप वर्क करोगे। तो अगर आपसे विधि पूछी जाती है तो प्रयत्न और भूल विधि इसमें वर्क करती है। ठीक है, प्रयत्न और भूल की विधि इसमें काम में ली जाती है। और इसमें हर चीज को, विषय वस्तु को समझना या बोध करना। जैसे थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किया ना अपना, बिल्ली के ऊपर जब उसने प्रयोग किया तो वो किस प्रकार का प्रयोग था? वो ऐसे ही तो था, बार बार उसने प्रयत्न किया, फिर उससे भूल हुई, फिर उसके बाद समझ चीजों को धीरे धीरे किया। तो यहाँ पर सारी चीजें कोरिलेट करके पूछी जाती है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट, अब जिनको संप्रदाय अच्छे से पता था कि कौन कौन से संप्रदाय हमने पढ़े थे, वो इस चीज को अच्छे से समझ पाए, उनको अधिगम जो है वो समझ में आएगा। टीचिंग, शिक्षण अधिगम की जो हमने प्रक्रिया पढ़ी तो उससे भी आपको क्लियर होता है कि कौन कौन सी अवस्थाएं थी, क्या थी। तो अब तीसरा जो अधिगम है हमारा वो है संकल्पनात्मक अधिगम। ठीक है, इसको कौन कौन से अधिगम से जाना जाता है? इसे संवेदी अधिगम भी कहा जाता है। संवेदी क्यों? क्योंकि संवेदनाएं कूट कूट के भरी होती है। इस समय कौन सी अवस्था की बात हो रही है? किशोरावस्था की बात हो रही है। इस समय जो किशोरावस्था के अंदर व्यक्ति जो है, एक बालक जो है, वो किसमें? संकल्पनाओं में, कल्पनाओं का निर्माण करता है, कल्पनाओं का विकास करता है। जो भी आप विषय वस्तु उसको दोगे वो क्या करेगा? उसको देखेगा और तरह तरह की कल्पनाएं बनाएगा, है ना। तभी तो इसको इतनी सारी चीजें बोली है, तड़ित झंझावत का काल बोला है इसको। तो इस तरह से जो संवेदनाएं हैं वो इस एज में कह लो तो बहुत अधिक होती है। तो इसे संकल्पनात्मक अधिगम भी कहा जाता है, संवेदी अधिगम भी इसको कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये भावात्मक अधिगम भी है। किसी को वस्तु को देखकर, किसी वस्तु को सुनकर उसको अनुभव करना, उसको तथ्यों के आधार पर सोचना, तो ये सारा आपका क्या कहलाएगा? संकल्पनात्मक अधिगम कहलाएगा। विषय वस्तु को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सी विधि पे आधारित है? सूझ की विधि, क्योंकि आप सोच विचार के चीजें कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कि उठाया और कर दिया, है ना। इस तरह से आप नहीं कार्य कर रहे हैं कि या तो तुरंत क्रिया नहीं कर रहे हो, बार बार नहीं कर रहे हो और भूल नहीं कर रहे हो। इसमें आप पूरा देख के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, उसको विषय वस्तु को देखा, उसके बाद में सूच विधि, बहुत सारी कल्पनाओं का निर्माण करते हुए कई कल्पनाएं बना के देख कर करना और फिर उस कार्य को करना। कौन कौन सी इसको कहा जाता है? इसको जो उपनाम है वो मानव अधिगम, मानसिक अधिगम, ज्ञानेन्द्रिय अधिगम कहा जाता है, अमूर्त अधिगम इसको कहा जा सकता है, शाब्दिक अधिगम, मौखिक अधिगम, ठीक है, कुछ भी चीज को सीरियसली पढ़ना, इस तरह का अधिगम, या फिर संक्रियात्मक अधिगम भी इसको कहा जा सकता है कि इसके अंदर दोनों शामिल है, आप क्रिया भी कर रहे हो इसके अंतर्गत और आपको संज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के आपके अधिगम है। अब इसमें ना आपको ना एक और आपको नाम ध्यान में रखना है, चलो वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। ये तो हो गए मुख्य 3 प्रकार। ठीक है, जो आपने देखा कि पहला वाला शैशवावस्था में, दूसरा वाला आपका बाल्यावस्था में और तीसरा वाला जो है आपका किशोरावस्था में वर्क कर रहा है। जैसे इसमें ना कि ज्ञान की जो इंद्रियां हैं मस्तिष्क का विकास करती हैं, जैसे गाना गाना, पढ़ना, चिंतन करना। अभी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, कल्पनाएं भी बहुत सारी होती है। अच्छा ठीक है, मेरा ये सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस तरह से ये पढ़ लेता हूँ, ये चीज कर लेता हूँ। चिंतन करना, तर्क देना, समस्या का समाधान करना, रणनीति तैयार करना, पाठ्यक्रम योजना बनाना कि भाई आज तो मैं ये वाला टॉपिक पढ़ लूंगा अधिगम वाला, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व कर लूंगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके संज्ञानात्मक अधिगम के हैं। तो 3 प्रकार के आपके अधिगम हो गए। पहला है, इस पेज पे मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी। पहला आपका गामक अधिगम, दूसरा प्रतिबोधनात्मक और तीसरा संकल्पनात्मक। कल्पना का निर्माण हो रहा है इसके अंतर्गत।
अनुकरण विधि पे यह आधारित है, प्रयत्न और भूल की विधि पर यह आधारित है, और ये सूझ की विधि पर आधारित है। ठीक है, अनुकरण मतलब नकल करने वाली विधि, प्रयत्न और भूल विधि बार बार करने की विधि, क्योंकि भूल भी जाते हैं, फिर इससे सीखने की विधि, तो आप इसको अभ्यास के नियम भी कह सकते हैं कि बार बार करके देखना, बार बार सीखना। अगर आपसे इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये किससे रिलेटेड है, तो थॉर्नडाइक का जो बिल्ली पर प्रयोग था, जो अभ्यास के नियम पर, प्रयत्न के नियम पर आधारित था, वो इसी प्रकार के अधिगम के बारे में बताता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम के बारे में बताता है। तीसरा आपका जो संकल्पनात्मक है, जो कि सूझ की विधि पे आधारित है, हर चीज को सोच समझ कर करना। जो कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी के ऊपर, पहली तो चीज सूझ की विधि पर आधारित था, और जो कोहलर का चिंपैंजी है वो इसी तरह से वर्क करता है। इसी तरह तो आपके देखो कितने सारे प्रकार आपका तैयार हो गया, तो प्रकार से आपका हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, विधि से आधार पे आपको सवाल पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया है इसके अंतर्गत, इसके अंदर किस प्रकार से। अब जैसे थॉर्नडाइक का सवाल अगर आपसे पूछा कि थॉर्नडाइक का बिल्ली पर किया गया प्रयोग अधिगम के किस प्रकार से रिलेटेड है, तो कौन सा, प्रतिबोधनात्मक से रिलेटेड है। कोहलर का चिंपैंजी पे किया गया प्रयोग किस विधि पर आधारित है, सूझ विधि पर आधारित है। किस अधिगम पर आधारित है, संकल्पनात्मक अधिगम पर आधारित है। संकल्पनात्मक अधिगम के में जो है किस अवस्था को ज्यादा दर्शाया गया है, तो संकल्पनाएं कौन करता है, किशोरावस्था में कल्पनाएं की जाती है। प्रतिबोधनात्मक जो है वो कौन सी अवस्था में ज्यादा उजागर होता है, आपके बाल्यावस्था के अंतर्गत। और अगर हम गामक अधिगम की बात करें, शारीरिक अधिगम की बात करें, क्रियात्मक अधिगम की बात करें, तो वो कौन सा सबसे ज्यादा, किस अवस्था में सबसे ज्यादा है, आपके शैशव अवस्था के अंतर्गत सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के अधिगम थे। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि एक नाम आएगा आपका रॉबर्ट गेने। ठीक है, रॉबर्ट गेने। तो ये जो रॉबर्ट गेने है, इसका नाम इसलिए ध्यान रखना है, इसने अधिगम का क्या बताया है, अनुक्रम बताया है। अनुक्रम मतलब स्टेप्स, और कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। तो एक एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का अनुक्रम, ठीक है, ये शब्द ध्यान में रखना, अधिगम का अनुक्रम, स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो साइड में यहाँ पे पहला जो है, यहां से देख लो, प्रॉब्लम पहला होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किसी भी समस्या का क्या करना, समाधान करना। ये अनुक्रम क्या सही है, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसने क्या बताया है कि भाई कोई भी जो आपकी समस्या है, ये 8वें नंबर पे है। समस्या का समाधान पहले शुरुआत में समाधान थोड़ी ना हो जाएगा, सबसे पहले जो है आपका क्या होगा, आप करेंगे एक सिग्नल लर्निंग, यानी कि एक संकेत होगा, एक अनुबंध होगा, एक अनुक्रिया होगी। उससे आपका क्या होगा, आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपका आएगा। बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो क्योंकि किताबों में भी आपको उल्टा क्रम दे रखा है कि भाई लास्ट वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले दे रखा है, लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी चीज को देखना होता है कि अच्छा है क्या, इसका फैक्ट क्या क्या है, यानी कि उसके अंतर्गत क्या क्या संकेत दे रखे हैं। सेकेंड आपको देखना होता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहता है क्या चीज है, एसआर थ्योरी किस तरीके से वर्क कर रही है आपकी। फिर आपको देखना है कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसको आप गत्यात्मक भी कह सकते हैं, जिसको आप मोटर चेंजिंग भी कह सकते हैं। देन आप देखते हैं कि आप वर्बल चेनिंग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप उस चीज को समझा सकें। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि इसके अंदर हम बहु विभेदन कितना कर सकते हैं, मल्टीपल जो है जो चीजें हैं वो हम कितनी कर सकते हैं, कि अब हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझ सकते हैं, फिर हम रूल कौन सा इसमें लगाएं ताकि ये प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व हो सके। तो बेसिकली जब आप प्रयोग भी करते हैं किसी भी प्रकार के, तो यही देखते हैं ना, सबसे पहले चीजें कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, फिर उनका निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद में एक देखा जाता है कि इसमें कौन कौन से प्रयोग करे जा सकते हैं, इसके पक्ष में क्या चीज है, इसके विपक्ष में क्या चीज है। फिर आप एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रयोग करते हो और उस प्रयोग से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो बेसिकली सवाल तो यही पूछा था कि 8 प्रकार, कितने प्रकार है उसके अधिगम के अनुक्रम के, तो ये प्रकार है ना। तो संकेत, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर आप किसी सांप को देखते हैं तो सांप को देख के क्या होगा,
डर ही लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये आपका संकेत के हिसाब से अधिगम हुआ कि किसी भी चीज को देख के भयभीत होना, किसी भी चीज को देख के खुश हो जाना, किसी भी चीज को देख के आप अपनी कोई आवाज सुनते हैं, कोई परिचित की आवाज सुनते हैं, तो आपको क्या होता है, अगर आपको वो पसंद है परिचित, तो आप खुश होते हैं, अच्छा हमारे घर पे वो आए। दूसरे रूम में हो, अगर किसी की आवाज सुनते हो, कोई टीचर है, कभी कभी किसी टीचर की आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, क्लासरूम में उसके टीचर के वो बाहर होते हैं, क्लासरूम के बाहर होते हैं, तब भी आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, वो टीचर की क्लास है, वो टीचर आएगी। उद्दीपक अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक अनुक्रिया होती है, जैसे क्लास के अंदर जब टीचर आता है तो सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं ना। आप लोग को जैसे सारे के सारे खड़े हो जाते हो, और जैसे ही अगर कोई घर में हमारे बच्चा है या घर में कोई कुत्ता है, तो जैसे ही वो अपने प्रिय व्यक्ति को देखता है तो क्या होता है, वो तुरंत उसके प्रति वो हो जाता है ना, एकदम से हाथ बढ़ाएगा या गोद में आने की कोशिश करेगा या उछलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है कि आपको चीज को देख के प्रेरणा मिली कि मुझे ये करना है ना। तो ये चीज हो गई। फिर आपका जो श्रृंखलन होता है, श्रृंखलन जो आपका जो आपका दो तरह का होता है ना, एक तो होता है आपका गत्यात्मक होता है, यानी कि वर्किंग वाला होता है, और एक होता है शाब्दिक भी होता है। तो श्रृंखलन क्या है, यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे स्कूटर है, जैसे कार चलाना है ना, कार चलाना है, तो इसके अंदर एक स्टेप होगा ना कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से स्टेप होगा। अब कुछ शाब्दिक सहचर्या, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे माँ का नाम आएगा तो पिताजी का नाम तो साथ में आएगा ही आएगा, तो माता पिता हो गए। तो कुछ चीजें सीखने की कोशिश करना, पर्यायवाची शब्द जो है वो सीखने की कोशिश करना। तो ये रॉबर्ट गेने का है। कुल मिला के मेरा ये था कि आपको 8 प्रकार समझ में आ जाए। बेसिकली तो 3 प्रकार दे रखे हैं अधिगम के, जो मैंने आपको बता दिए। अब अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, इसको वापस से पढ़ लेना। इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ ताकि जो दूसरी चीजें पढ़ी हैं उसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब हम पढ़ रहे हैं अधिगम की विशेषता, क्योंकि कहीं इसमें मिक्स कर दोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। चलो क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की, सतत प्रक्रिया, हमेशा। क्यों है सतत प्रक्रिया? क्योंकि जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। ऑब्वियसली बात है ना, अभी साइकोलॉजी पढ़ने क्या क्यों आए, टाइम थोड़ी ना पास करना था। यूट्यूब पे तो इतनी चीजें पढ़ी हैं, कुछ भी पढ़ सकते थे, कुछ भी देख सकते थे, सीरियल देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज, नेटफ्लिक्स चला सकते हो आप लोग, अमेजोन, जो भी आपने देखना है आप वेब सीरीज देख सकते हो। अब यहाँ क्या करने आए हो, साइकोलॉजी पढ़ने आए हो। क्यों? क्योंकि एक उद्देश्य। क्या उद्देश्य? कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट होना ही, चाहे रीट में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, सीटेट क्लियर करना है, सेकंड ग्रेड क्लियर करना है, और लेक्चर में जाना है, जिसमें भी साइकोलॉजी आपका एज ए सब्जेक्ट आता है। कोई स्टूडेंट जो है वो नेट के पेपर कर रहे हैं। तो अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ऑब्वियस सी बात है। कैसे है? जन्म लेते ही हम क्या करना चालू कर देते हैं, हम अपने आप से समन्वय करना चालू कर देते हैं। इंसान का बच्चा हो चाहे कुत्ते का बच्चा, मतलब कुत्ता मतलब किसी भी जानवर का बच्चा ले लो, तो अभी जब जैसे ही पैदा हुए उसके बाद में क्या क्या करना चालू करा, आंखों से, मतलब जब आप एक नई दुनिया में आते हैं तो आप चारों तरफ देखते हो ना, छोटा बच्चा क्या करता है, चारों तरफ देखता है। ऐसे ही कुत्ते बच्चे तो कई आंखें नहीं खुलती, धीरे 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 उसको देखना चालू करता है वो दुनिया को, धीरे 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 धीरे। तो ये ऐसे चलता रहता है। फिर बचपन से आप सीखते हैं चीजें, लोगों को पहचानने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलना सीखते हैं, घुटनों के बल चलना सीखते हैं, धीरे 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 हर चीज का अधिगम होने लगता है। और जब आप किसी ऐसी अवस्था में आते हैं जो कि आपकी वृद्धावस्था की अवस्था है, तब क्या होता है, तब भी तो आप यही करते हैं ना, तब भी वही सेम जो बचपन है, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा बचपन का मधुआ पुनरागमन है, तब भी आप क्या कर रहे होते हैं, यही समन्वय करने की कोशिश करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि आपस में जो है इसको सेट किया जा सके। फिर अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया। अभी इतनी सारी चीजें हो रही थी तो क्या हो रही थी, क्रिया पे आधारित है। और क्रिया क्या होती है, लक्ष्य के अनुसार होती है, आवश्यकता के अनुसार होती है, और योग्यता के अनुसार होती है। ठीक है, क्रिया करनी तो बहुत जरूरी है ना। अगर मैं आपके सामने बहुत सारी किताबें लाके रख दूं तो अपने आप तो ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा ना, एटलीस्ट आपको किताब उठानी पड़ेगी, उसकी धूल झाड़नी पड़ेगी और उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, अधिगम हो पाएगा, तभी लर्निंग प्रोसेस हो पाएगी। और अधिगम का एक ही रूल है, अगर आपने उस किताब को उठाया, उसको पढ़ा, उसको समझा, एग्जाम में गए, एग्जाम देकर आए, आपके मार्क्स आते हैं, देन अधिगम कंप्लीट होता है, तब आपका अधिगम कंप्लीट है। ऐसे नहीं कि बोला और सुन लिया और हो गया। जब आप उसका कोई रिजल्ट दिखाते हैं तब वो अधिगम होता है।
अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ऑब्वियसली बात है ना, सही चीजें भी सीखते हैं, भजन कीर्तन भी सीख सकते हो और गाली देना भी सीख सकते हो, और ये समाज के सापेक्ष होता है। वातावरण का अधिगम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये हमने पढ़ा भी है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है। अगर आपके आसपास के लोग इसी तरीके के रूड बिहेवियर वाले, गलत बातें बोलने वाले, गलत, तो आप उनसे यही गेन करोगे। ईर्ष्या संबंधी चीजें, तो आप उनसे यही गेन करोगे। अगर आपके पास में पॉजिटिव तरीके के लोग हैं, पॉजिटिव चीजें आपको बोलते हैं, पॉजिटिव चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो आप उनसे सीखोगे। तो समाज के सापेक्ष तो अधिगम हो गए, ये भी क्लियर हो रहा है क्यों। और नकारात्मक अधिगम की दर हमेशा तीव्र होती है, क्योंकि कोई जो गलत चीज है वो बहुत जल्दी सीखने में आती है बजाय इसके कि सही चीज के। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। साइकोलॉजी है ना, एक बहुत अच्छा भी सब्जेक्ट है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में भी सीखने को मिलती है, आप उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना सकते हो। अब जैसे रीट में भी इससे रिलेटेड सवाल है कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अब वैसे तो क्या स्टेटमेंट देखते हो हमेशा कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, लेकिन रीट में यही पूछा था कि क्या ये कथन सही है या गलत है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अपने आप अधिगम कभी नहीं होता है। अधिगम आपको करना पड़ता है कुछ ना कुछ क्रिया के द्वारा, अपने आप थोड़ी ना करोगे। विधियां है ना, अलग अलग विधियां, चाहे अनुकरण भी करोगे तो नकल करने में भी तो काम करना पड़ेगा ना। अगर किसी की कॉपी से भी आंसर देखा है तो अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, किसी की कॉपी में भी एबीसीडी से देख लिया तो ओएवर शीट में तो खुद की भरनी पड़ेगी। तो कुल मिला के स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इस चीज को ध्यान में लेना। अधिगम में कई प्रकार की विधियां हैं जो कि सिखाती है, अनुकरण विधि, सूझ की विधि, प्रयत्न की विधि, अभ्यास की विधि, भूल विधि। आगे जो प्रयोग पढ़ेंगे उसमें ये सब इंक्लूड होगी। अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, वातावरण, समाज, परिवार सभी का योगदान होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो बोलोगे ना, अरे करते भी है, कई सारे मैसेज भी करते हैं ऐसे कि आपने वो जो सारे ऑब्जेक्टिव कराए थे करंट अफेयर्स वाले, उनमें से हमारे बहुत सारे सवाल है, थैंक यू सो मच। या आपने किसी दोस्त को भी बोल सकते हो कि अरे तूने मेरी बहुत मदद करी, तेरे वाले नोट से मैंने पढ़ाई करी। तो कुल मिला के अधिगम में इन सभी का योगदान भी होता है, और जब आप कहीं अच्छे उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको, जब हमने पढ़ा था मानव संप्रदाय के अंतर्गत, तो ऑब्वियसली बात है ना, प्रशंसा की भावना तो सबके अंतर्गत है, सबको प्राइज चाहिए, सबको समाज में इज्जत चाहिए, तो ये तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। हमेशा थोड़ी ना, आप जो साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे हो, जिन्होंने रीड दिया, जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हो उनको तो वापस यही पढ़ना है ना, यही सारा सिलेबस वापस पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हो, बहुत सारा ऐसा सिलेबस है, 2-3 चीजें ऐड करी है, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा नया नहीं होता। तो हमेशा नवीन अधिगम नहीं होता। कई बार लगता भी ना हर बार यही, तो एक बार में पढ़ के क्लियर कर लो ताकि दोबारा से तुमको वापस से उसी लाइन में ना आना पड़े कि फिर से इसको पढ़ना है, फिर से वापस से देखना पड़ेगा साइकोलॉजी क्या है, क्या सवाल आता है क्या। तो हमेशा अधिगम जरूरी नहीं है कि नवीन हो, हमेशा अधिगम नवीन नहीं होता, ठीक है, सब कुछ वही पुनः सब पढ़ना पड़ता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इतनी सारी बातें, ऑब्वियसली बात है ना, शिक्षा मनोविज्ञान है इस पे बेस कि आप अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा क्या करें, व्यक्ति के व्यवहार में ही परिवर्तन लाना चाहते हैं, और वो किससे होगा, लर्निंग प्रोसेस से होगा। लर्निंग प्रोसेस तो यही सिखाता है कि इसी से क्या होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा, टोटल विकास जो है वो इसी के थ्रू आपका होता है। तो ये थे अधिगम के आपके प्रकार। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है। अगर अभी भी कोई चीज ना आए तो आप मुझे दोबारा से सब पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, या आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप उसमें कर सकते हैं। मैंने अब तक लगभग 20 से 22 क्लासेस आपकी साइकोलॉजी की डाली है, और 1-2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव सवालों के भी डाले थे। तो टाइम मिले तो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अधिगम के वक्र पढ़ेंगे, अधिगम के पठार भी हम उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्लास करोगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा टोटल कोर्स मिलेगा। चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाली क्लास भी हम करेंगे, तो आप दोनों ही क्लास को ध्यान से देखना।